माँ और पिता का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है तिरस्कार। जब नातिन ने अपने नाना को कूड़े के ढेर से खाना उठाकर खाते देखा तो उसने अपने मामा को ऐसा सबक सिखाया कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। निशा हाई स्कूल की छात्रा है। गर्मी की छुट्टी चल रही थी। एक दिन निशा अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं, क्या मैं नाना के यहाँ घूम आऊं? जब से नानी जी खत्म हुई हैं हम नहीं गए हैं। मम्मी गुस्से में बोली, नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, और वैसे भी अचानक तुझे आज नाना की याद कैसे आ गई? निशा खींचते हुए बोली, मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जाने भी दो ना। कल नाना जी मेरे सपने में आए थे, इसीलिए अचानक आज उनकी याद आ गई। प्लीज प्लीज मम्मी जाने दो। मम्मी ने कहा, जब से तेरी मामी आई हैं मेरे कदम तो नहीं पड़ते उस घर में। एक दो दिन के लिए जाओ तो भी मुंह फुलाए रहती है, न हंसती है न बोलती है, ऊपर से खाने पीने की चीजें भी छुपा कर रखती है। पता नहीं किस मिजाज की औरत है। हमें देखकर तो उसका एक बाल्टी खून जल जाता है। दिशा बोली, मम्मी मुझे तो कुछ नहीं कहती, आपको ही ऐसा लगता है उनके बारे में। लेकिन मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, इस बहाने में नाना जी से भी मिल लूंगी। माँ उदास होकर बोली, पता नहीं दुनिया की कैसी रीत है कि अपने माँ बाप को ही छोड़ना पड़ता है। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे बाबूजी। 1 साल से तो उनसे बात नहीं हुई। भैया ने तो ऐसा नाता तोड़ा है कि मुझे भी कॉल नहीं करता। मैं कर भी लूं तो बात नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता, मतलब ही नहीं है। ना खुद का हाल बताएगा, ना ही किसी का हाल पूछेगा। 1 साल हो गए, अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाता। कहते हुए आंखें भर जाती हैं। माँ का नाम सिर्फ नाम का रह गया है। इस पर निशा बोली, यहीं तड़पती रहोगी, लेकिन नाना के यहाँ नहीं जा सकती? मम्मी आंसू पोंछते हुए बोली, कोई झूठे मुंह तो कहता नहीं आने को, तो क्या बिना बुलाए चली जाऊं? निशा बोली, मुझे नहीं पता आप क्या सोचती रहती हो, मैं तो कल जा रही हूँ बस। मम्मी ने आगे कुछ कहना चाहा, मगर पापा जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे, निशा से बोले, तुम जाओ अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें कल बस में बैठा दूंगा। निशा खुशी से चिल्लाते हुए पापा के गले लग गई। थैंक यू पापा जी। मम्मी दोनों को घूरते हुए देख रही थी और बोली कि मैं अकेले तो जाने नहीं दूंगी, दूर का रास्ता है, ऐसा कर भैया को भी ले जा। निशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मम्मी, और खुशी मनाते हुए पैकिंग करने चली गई। मम्मी का गुस्सा पापा पर फूटने वाला था, तभी पापा चुपचाप वहां से खिसक गए। अगली सुबह 6 बजे की बस थी। पापा निशा और उसके भाई को बस स्टैंड पर छोड़ने जा रहे थे। तभी मम्मी ने नाना की पसंदीदा रसमलाई देते हुए कहा, यह ले और जा बाबूजी को दे देना, और मेरा उनसे वीडियो कॉल पर बात करवा देना। और सुन, जरा आराम से जाना, मैं पहली बार तुझे अकेला भेज रही हूँ। अगर तेरी दादी का पैर नहीं टूटा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। निशा की दादी का पैर टूट गया था। उनकी देखभाल उसकी मम्मी के सिवाय और कोई नहीं कर पाता है। दादी बहुत ज्यादा और बहुत बूढ़ी हैं, उनकी वजह से माँ कहीं जा नहीं पाती थी। निशा के पिता ने उन दोनों को बस में बैठा दिया। उन्हें बुलंदशहर से हरिद्वार जाना था, क्योंकि निशा के नाना जी हरिद्वार में रहते थे। मम्मी हर 1 घंटे में फोन करके अपने बेचैनी को शांत करने की कोशिश करती। तभी निशा का भाई बोला, दीदी 2 बज गए हैं, ये बस इतनी रुक रुक कर चल रही है, अभी तो कितना टाइम लगेगा, मुझे तो भूख लग गई है। निशा बोली, अभी 1 घंटा और लगेगा, अगर तुझे भूख लगी है तो आगे मेरठ पर बस रुकेगी, वहीं से मैं तेरे लिए कुछ न कुछ ले लूंगी। थोड़ी देर के बाद
मेरठ के बस स्टॉप पर बस रुकी। निशा भाई के लिए खाने का सामान खरीदने के लिए बस से उतरी। तभी उसने देखा कि दुकान से थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग अपनी कांपते हाथों से वहां पड़े चिप्स के पैकेट को चाट रहे थे, जिनकी दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंच चुकी थी। बदन के ज्यादातर कपड़े फट चुके थे। निशा को उन पर तरस आ गया। उसने एक चिप्स का पैकेट खरीदा और उन्हें देने के लिए आगे बढ़ी। जब उन्होंने अपना सिर उठाकर निशा की ओर देखा तो आश्चर्य से एकटक उसे देखने लगे। अचानक उसकी आंखें भर आईं। निशा ने प्यार से पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? उन्होंने चिप्स लेकर निशा के सिर पर हाथ रख दिया और बुजुर्ग आदमी आगे बोले, तू ठीक है मेरी निशा गुड़िया? यह देखकर निशा डर गई। निशा सोच में पड़ गई कि यह आवाज तो उसके नाना की लग रही है। उसने ध्यान से देखा कि वो तो उसके नाना ही थे। निशा उन्हें नाना कहकर बुलाती है तो वो उनकी माँ का नाम लेकर बोलते हैं, सीता, सीता कैसी है और तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनते ही निशा का दिल कांप उठा। उनकी आंखें भर आईं। उसने अपने नाना से पूछा, नाना जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और किसने की? मामा कहाँ हैं? नाना उसे सारी आप बीती बताने लगे। बेटा निशा, बहू ने एक रोज कहा हमारा खर्चा तो चलता नहीं है, तुम्हारा कहाँ से चलाएंगे? बेटे से रोज रोज लड़ती थी, या तो अपने नाकारा बाप को रखो या मुझे, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। और मेरी बच्ची, मेरा बेटा मुझसे बोला कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है, कब तक बोझ बने रहोगे हम पर? धीरे धीरे बहू ने रोटियां देना भी बंद कर दिया। कहीं बाहर जाती तो मुझे कमरे में बंद करके जाती और पूरे घर में ताला लगा कर जाती, यहाँ तक कि रसोई घर में भी ताला लगा कर जाती। बेटा जब काम करके लौटता तो उससे भी मेरी शिकायतें करने लगती। एक बार तो उसने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैं यहाँ चुपचाप से यहाँ से भागकर निकल आया हूँ बेटी। और फूट फूट कर रोने लगे। निशा के आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मामा, जिसने कभी भी नाना जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और नजरें ऊंची करके उन्हें देखा तक नहीं, उसने आज ऐसा किया। निशा ने अपने भाई को भी बस से उतार लिया। निशा और उसके भाई को अपने मामा मामी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो दोनों इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। निशा के भाई ने अपने नाना को पकड़कर पेड़ की छांव में बैठाया और निशा ने मम्मी की दी हुई रसमलाई उन्हें खाने को दी तो मिठाई पर ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों से भूखे हों। आधी खाई, आधी कपड़ों पर गिराई। उनके हाथ पांव जोर जोर से हिल रहे थे। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। निशा के भाई को और निशा को एक भिखारी के पास बैठा देखकर लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। जब उन लोगों ने उनकी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भी भर आई। एक आदमी बोला, ये बुजुर्ग व्यक्ति तो यहाँ पिछले 2 महीनों से कूड़े के ढेर में से खाना बीनकर खा रहे थे। हम लोगों को लगा कि यह कोई शराबी है, इसीलिए हमने कुछ नहीं बोला। कुछ अच्छे लोगों ने निशा से पुलिस में जाने के लिए कहा। इस पर नाना जी ने मना कर दिया और कहा, बेटा तुम दोनों घर जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं क्या ही केस करूंगा अपने बच्चों पर। लेकिन निशा बोली, नहीं नाना जी, सजा मिलनी जरूरी है। अगर उन्हें किए की सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें अपने गलती का एहसास कभी नहीं होगा। नाना जी, अगर एक को सजा मिलेगी तो कोई और भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। निशा अपने नाना जी को ऐसे ही मेरठ से बस द्वारा हरिद्वार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। नाना बहुत मना कर रहे थे, लेकिन निशा ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले उन्हें लेकर नाना जी के घर पहुंचे, जहां मामी अचानक ऐसे सबको देखकर डर गई। वह छत से अपने पति को कॉल करके बुलाती है। अपने बुजुर्ग ससुर को प्रताड़ित करने के लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसका मामा भी घर पर आ जाता है। पुलिस ने उसे देखा और उसे 2-4 डंडे
वहीं पर लगाएं। पुलिस वाले उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं और निशा अपने मामा को बहुत सुनाती है। कहती है, अरे मामा, आप वही इंसान हो ना जिनके लिए नाना ने क्या कुछ नहीं किया। नाना जी आप पर कितना विश्वास करते थे, यहाँ तक कि अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। आप कैसे भूल गए इनके एहसानों को। आज आप सर उठाकर जी पा रहे हो। जब आप सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे थे, तब नाना जी ने ही जमीन बेचकर आपको बचाया था और आपने इन पर हाथ उठाया जिनके आपको पांव छूने चाहिए। शर्म आ रही है आज मुझे कि आप जैसे घटिया इंसान मेरे मामा हैं। पुलिस वाले उसे ले गए। दोनों गिड़गिड़ाते रहे। राजू ने नाना को नहलाया और साफ कपड़े पहनाए, लेकिन नाना ने कहा कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना है। निशा और राजू उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। वहां देखा तो पुलिस वालों ने मामा मामी की खूब पिटाई की थी, मार मार कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी थी, जिसे देखकर नाना का दिल पसीज गया। वो इंस्पेक्टर से बोले, साहब इन्हें छोड़ दें, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। पुलिस वाले बोले, कसूर इनका नहीं है कि ये लोग तुम बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं, कसूर तो तुम लोगों का है कि तुम अत्याचार सहते हो। ऐसे नालायक बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो इन जैसों को सबक कैसे मिलेगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही इन जैसे कुछ बच्चे समाज को गंदा कर रहे हैं। अरे आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बच्ची का, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, नहीं तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलता। कुछ देर तो निशा के नाना जी चुपचाप खड़े थे, लेकिन फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, साहब जी यह बच्चे हैं, अगर हम भी इनके जैसा करेंगे तो इनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। ऐसे उदार व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, दादाजी देखिए, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बेझिझक मेरे पास आइएगा। अगर आपको किसी ने कोई किसी प्रकार का तकलीफ दिया तो मैं उसकी मार मार के चमड़ी निकाल दूंगा और हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए रख दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपका बेटा हूँ। आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसा कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आगे अगर जरा सा भी परेशान किया तो पूरी जिंदगी जेल में बंद रहोगे। मामा मामी दोनों छूटते ही नाना जी के पैरों में गिर गए, अपने किए के लिए माफी मांगने लगे। नाना ने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन निशा ने जरूर पूछा कि आपको नाना से क्या परेशानी, उन्हें क्यों परेशान किया। और उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए चुपचाप अपना मुंह नीचे करके घर के लिए चल दिए। निशा अपने नाना के साथ उनके घर पहुंची और मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करवाई और उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी माँ दिल की मरीज थी। फिर नाना को अपने साथ अपने घर ले आई। उसकी माँ अचानक अपने पिता को देखकर गले लगकर रोने लगी। उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाए और खिलाएं। ये सारी बातें निशा की दादी को पता चलती हैं, तो निशा की दादी निशा के नाना के पास आई और कहा, भाई साहब आपको इतना अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए था। देखा आपने, आपके बच्चों ने क्या हाल कर दिया। अब निशा के नाना के पास क्या जवाब था, वे भी चुप रहते हैं। अगले दिन निशा की मम्मी अपने पिताजी को नहलाने के लिए पानी गर्म करती है और कहती है, बाबूजी चलिए आपको नहला देती हूँ। इस पर बाबूजी सकपका गए। ऐसा देखकर निशा भी घबरा जाती है। उसने सोचा, कहीं नाना जी के चोट के निशान मम्मी देख ली तो मम्मी पर क्या बीतेगी, मम्मी कुछ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब यह सोचकर निशा अपने नाना जी को खुद नहलाने का जिम्मा लेती है और उन्हें नहलाती है। दरअसल बेटे और बहू के मार की वजह से निशा के नाना के शरीर पर, पीठ पर, कंधों पर गहरे जख्म के निशान थे, जो कि अभी भरे ही नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई कभी छिपती नहीं, तो इसी प्रकार निशा की मम्मी को एक दिन पता चल ही जाता है
कि उसके पिताजी को चोट लगी है। वह अपनी बेटी को डांटते हुए सारी बातें पूछ लेती हैं और निशा ने अपनी मम्मी को सारी बातें कह दी। यह सुनकर तो जैसे निशा की मम्मी सीता, उसका दिल टूट गया। वह जार जार कर कर रोने लगी और उसने कहा, पिताजी आपने गलत किया। पुलिस वाले अगर भाई को जेल में बंद कर रहे थे तो आपने उन्हें छुड़वाया क्यों? इतना बड़ा घाव जो कि अभी भरा तक नहीं है। 2 महीने से आप इस घाव के साथ कैसे जी रहे थे? अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनते ही निशा के नाना जी ने कहा, बेटा, जब कमल तेरा भाई छोटा था तो उसे थोड़ा सा भी चोट लग जाता था तो मैं व्याकुल हो जाता था। परसों मैंने उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान देखे। पुलिस वालों ने उसे खूब मारा था तो मुझे देखकर रहा नहीं गया और मेरा कलेजा फटने लगा। उसके दर्द के आगे मैं अपना दर्द भूल गया। क्या करूं? एक पिता हूं, अपने बच्चे के तकलीफ को देख नहीं पाया। उन्हें पुलिस से छोड़ देने का विनती किया। अपने पिता की बातों को सुनकर सीता उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, पिताजी, जिस प्रकार इस घर में मेरी सासू माँ है उस प्रकार आप भी इस घर में रह सकते हैं। पिता और बेटी में ये बातें हो ही रही थी। निशा के पापा वहां चले आते हैं और कहते हैं, बाबूजी, सीता ने ठीक कहा है। जितना हक इस घर पर मेरा है उतना हक सीता का भी है। तो आप यहाँ पर पूरा जीवन हमारे साथ व्यतीत कर सकते हैं। आपको वहाँ अपने बेटों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। निशा के नाना जी अपने दामाद और बेटी और अपने समधन का प्यार देखकर गदगद हो जाते हैं। भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे बेटे के साथ साथ बेटी भी दी जो कि आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनी। मेरे बेटे ने मेरा तिरस्कार कर दिया लेकिन बेटी मेरा हाथ थामे रही। अब इस प्रकार से निशा के नाना जी भगवान को धन्यवाद करते नहीं थकते। तो प्रिय दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी तिरस्कार। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यह जरूर बताइएगा कि निशा के नाना जी ने जो किया क्या वो ठीक था? क्या उन्हें अपने बेटे बहू को जेल में ही रहने देना चाहिए था या नहीं? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।